आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए विकसित की सस्ती कोविरैप तकनीक। 1 घंटे में मिलेंगे जांच परिणाम। भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को मिली मंजूरी। नवंबर के पहले सप्ताह में होंगे ट्रायल। पाँच नवंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण। कोरोना के मानक संचालन मानदंडों को रखा जाएगा विशेष ध्यान। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में जिला स्तर पर होंगी खेल प्रतियोगिताएं। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। कोविरैप नाम की इस जांच मशीन को आईसीएमआर ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। कोविरैप के जरिए आरटी-पीसीआर स्तर की जांच मात्र 500 रुपये में हो सकेगी और इसके परिणाम भी 1 घंटे में मिल सकेंगे। वहीं 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 9% से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 74,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 54,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,42,500 से अधिक हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 92.43% हो गया है। भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फेज 3 का ट्रायल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। देश में 19 जगहों पर 22,000 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल होगा। ये स्वदेशी वैक्सीन की दिशा में बड़ा कदम है। इस उपलब्धि से कोविड वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाए। सरकार ने सभी राज्यों से उन लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्यों से भी संपर्क में है। भारत में दुनिया की 60% वैक्सीन बनती हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण 5 नवंबर से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए अब तक विधायकों की तरफ से 350 तारांकित और 87 अतारांकित प्रश्न भेजे गए हैं। 34 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 4 स्थगन प्रस्ताव भी आए हैं। सत्र के पहले चरण में 2 विधेयक पारित नहीं हो सके थे। इन्हें भी इस बार कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पिछली बार कोरोना के चलते मानसून सत्र का पहला चरण 1 दिन के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सरकार की तरफ से जरूरी विधायी कार्य करवाने के लिए फिर से सत्र शुरू करने की सिफारिश आई है। सत्र 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और इसकी अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगी। कोरोना के मानक संचालन मानदंडों के अनुसार ही सत्र की कार्रवाई संचालित की जाएगी। को जो बकाया विधायी कार्य है, उस विधायी कार्य को हम पूरा करने के लिए सत्र बुलाया गया है। उस समय तक अभी तक जो 350 के लगभग जो है वो स्टार्ड क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, तारांकित प्रश्न, और 87 प्रश्न जो हैं वो अनस्टार्ड हैं। तो इसके अलावा 34 जो हैं वो कॉल अटेंशन मोशन आए, 4 एडजर्नमेंट मोशन आए और 2 विधेयक जो पिछले सत्र के दौरान आए थे, उन विधेयकों के ऊपर भी इस सत्र के अंदर चर्चा होने की संभावना है। तो इस तरीके से ये 5 तारीख को 2 बजे सत्र शुरू होगा। कोविड को लेकर के जो भी MHA की गाइडलाइंस हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उन सभी गाइडलाइंस का हम
पूर्णतया ख्याल रखेंगे और उनका पालन करेंगे। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को खेल विभाग द्वारा जिला स्तर पर 8 खेलों की अंडर 21 व अंडर 19 वर्ग के लड़के लड़कियों की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में कोरोना के मानक संचालन मानदंडों की अनुपालना सख्ती से की जाएगी। सरदार संदीप सिंह ने कल पंचकुला में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की बैठक में बताया कि इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन एवं 4 टीम गेम्स, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जिस कारण प्रदेश को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन की सफलता के लिए तैयारियों में जुट जाएं और जहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, वहां पर प्राथमिकता से काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सहित अन्य प्रदेशों के 51,000 किसानों ने अपनी धान की फसल को हरियाणा की मंडियों में बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत करवाया है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों लागू किए गए 3 कृषि कानून किसान हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान व गेहूं फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है और अन्य फसलों की खरीद की जिम्मेवारी प्रदेश सरकारों की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की अन्य फसलें जैसे सरसों, बाजरा, मक्का, चना, मूंग को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और मूंगफली की भी सरकारी खरीद करने का निर्णय लिया गया है। गेहूं धान की प्रोक्योरमेंट केंद्र की योजना से होती है, सेंट्रल पूल में होती है, फिक्स रेट है, एमएसपी पर नीचे कहीं नहीं बिकता। हरियाणा में भी एक दाना नहीं बिकता, उसके नीचे कहीं किसी प्रदेश में नहीं बिकता। इसके लिए पंजाब ने भी बहुत बड़ा निर्णय माना। यदि हरियाणा की तरह बाकी फसलें भी खरीदना शुरू करें, जैसे बाजरा है, मक्का है, मूंग है, सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इतनी सब फसलें हरियाणा हम एमएसपी पर खरीदते हैं। उनको घोषणा करनी चाहिए कि इनको सबको हम एमएसपी पर खरीदेंगे और उसके ऊपर ये कानून यदि लागू करते हैं तब तो हम समझें कि हाँ कुछ किसान के लिए कर रहे हैं। न तो प्रोक्योरमेंट करते हैं इन फसलों की और उल्टा ये दुष्प्रचार करते हैं, ये निंदनीय है। और जो उन्होंने 2 फसलें की हैं उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भ्रामक तौर पर ये सारा कुछ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब को सरसों, बाजरा, दलहन, सूरजमुखी जैसी फसलों की भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धान की 1509 किस्म की एफसीआई द्वारा खरीद नहीं की जाती, इसलिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1509 किस्म की धान की खरीद अन्य किस्मों की तर्ज पर हैफेड द्वारा 1,888 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने आवास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन राजदीप फोगाट, शुगर फैड के नवनियुक्त चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला, हरियाणा खादी बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक रामनिवास और हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखोदा को उनके कार्यालय में पदभार ग्रहण करवाया। उनको शुभकामनाएं। और जो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने अलग अलग विभागों की चेयरमैन के तौर पर व्यक्तियों को दी है, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि मजबूती के साथ जहां जिम्मेवारी निभाएंगे वहीं कंसर्न्ड अपने डिपार्टमेंट्स को भी प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है। इसके माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन से पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा। इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा। फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को
ईमेल कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने डिजी लॉकर में 12 करोड़ डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, जिसे कोई भी विद्यार्थी खोल सकता है और अपनी मार्कशीट, पास और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकता है। इस नई चेहरा पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबरों से डिजी लॉकर नहीं खोल पाते हैं। हिसार नगर निगम प्रशासन ने आम जन को राहत देने के लिए आज से 4 नई सिटी बसें शुरू की हैं। मेयर गौतम सरदाना ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में शहरवासियों की मांग को देखते हुए सिटी बसें बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने कहा कि शहरवासियों को सुविधा देने के लिए ये बसें चलाई गई हैं। इनका किराया रूट वाइज 5 रुपये और 10 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब विभिन्न रूटों पर 8 सिटी बसें संचालित हो रही हैं। हमने 4 सिटी बसेस जनता को समर्पित की हैं, जो 2 बसें जो है हमारी रायपुर रोड तक जाएंगी, एक बस जो है तो शाम रोड तक आधार हॉस्पिटल तक जाएगी और दूसरी चौथी बस जो है हमारी कैंट एरिया तक जाएगी। उससे पहले भी हम 4 बसें जो है चला चुके हैं, जो आज़ाद नगर और इस साइड चलती हैं, और 8 बसें जो हमारी कुल मिलाकर नगर निगम की चल रही हैं। तो आज 4 बसों का जो उद्घाटन किया गया है और सभी नगर निगम के पार्षदों के सहयोग से और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से हम ये सब कर पाए। सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि मास्क जो है सभी उसका प्रयोग करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन भी जरूर करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ भी चलती है आम लोगों के लिए चलती है। 4 बसें पहले चल रही हैं, उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। शहर के लोग भी उनका खूब प्रयोग कर रहे हैं, बस चलाने वाले भी खुश हैं, शहर की जनता भी खुश है। उसी अनुभव को देखते हुए 4 बसें और चलाई गई हैं, अलग रूटों पे चलाई गई हैं और हमें निगम को पूरी उम्मीद है कि इससे शहर की जनता को अच्छा लाभ मिलेगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर शहर के अंदर बनने वाले एलिवेटेड पुल के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र ही शुरू करवाया जाएगा। गांव बामनीखेड़ा व रसूलपुर में आरओबी के निर्माण कार्यों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिले में राष्ट्रीय स्तर की कई सड़क व रेल परियोजनाओं को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिनका निर्माण कार्य भी जल्द ही पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से मुंबई रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य 1 दिन में 3 किलोमीटर की गति से किया जा रहा है, जो कि अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य व सर्वे संबंधी कार्य की भी समीक्षा की। उन्हें उस कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और हाईवेज का, बिजली का, पानी का, हर डिपार्टमेंट पर आज खुलकर चर्चा हुई है। NHI से PD वगैरह आए हुए थे और कहा था अगले 1 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा और 1 साल में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ के तत्वावधान में चलाए गए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पोषण अभियान पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व बच्चों में पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि पोषण पखवाड़ा के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों तथा महिलाओं में HB की जांच, आयरन की गोलियों का वितरण, टीकाकरण, पोषण मेला तथा गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार की जानकारी दी जाती है। इस अभियान से कुपोषण की शिकार तथा एनीमिया से पीड़ित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। IIT खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए विकसित की सस्ती कोविरैप तकनीक। 1 घंटे में मिलेंगे जांच परिणाम।
भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सिन के फेज 3 ट्रायल को मिली मंजूरी। नवंबर के पहले सप्ताह में होगा ट्रायल। पाँच नवंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण। कोरोना के मानक संचालन मानदंडों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में जिला स्तर पर होंगी खेल प्रतियोगिताएं। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।